बिहार चुनाव का जो दिन रहा वोटिंग का, वो कोई आम दिन नहीं रहा था, बल्कि हंगामे से भरा हुआ रहा। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर गोबर फेंकने की घटना ने माहौल को गर्मा दिया। तो उधर पटना में आरजेडी के भाई वीरेंद्र का जो गुस्सा था वो दरोगा पर फूट पड़ा। बिहार में चुनावी जोश अब जोश से ज्यादा गुस्सा बन चुका है। सवाल उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र की भाषा यही रह गई है क्या? आइए देखते हैं दोनों घटनाएं कैसे हुई और बिहार की राजनीति में कैसे इन पर अब तूफान मचा हुआ है। बिहार चुनाव में गुरुवार का दिन हंगामे से भरा रहा। एक तरफ लखीसराय में बीजेपी नेता विजय सिन्हा पर गोबर फेंकने की शर्मनाक घटना, तो दूसरी तरफ पटना में आरजेडी के भाई वीरेंद्र का दरोगा को खुलेआम धमकाना। बिहार चुनावी सभन में लखीसराय बना सुर्खियों का केंद्र। लखीसराय के बाजार इलाके में लखीसराय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मिलने पहुंचे। अचानक कुछ लोगों ने उन पर गोबर फेंक दिया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, समर्थक भड़क उठे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई, समर्थकों ने विरोध जताया और पुलिस को हालात संभालने में पसीने छूट गए। लखीसराय में हुई इस घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम भड़क उठे। काफिले पर गोबर फेंके जाने पर पहले पुलिस अधिकारियों को हड़काया, उसके बाद दो टूक कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है एनडीए की सरकार बनी तो उनके घर बुलडोजर चलाएंगे। साथ गोबर कांड हो गया। विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया। विजय सिन्हा की गाड़ी को निशाना बनाया गया। बिहार पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने विजय सिन्हा के काफिले पर चप्पल और गोबर फेंके। तलाश उन लोगों की हो रही है जिन्होंने लखीसराय में हंगामा और बवाल किया। लेकिन सवाल है, क्या वाकई विजय सिन्हा के खिलाफ साजिश रची गई? क्या वाकई साजिश के तहत बिहार के डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हुआ, या विकास नहीं होने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा? उधर पटना में भी राजनीतिक तापमान कम नहीं रहा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो एक दरोगा को खुलेआम धमकाते नजर आ रहे हैं। सेक्टर तो आपको दिखाया कि सेक्टर 15 हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही अंदर जा दीजिए। ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं। आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था करिए। ठीक है, जाइए, आप जाइए। शांति व्यवस्था एकदम शांति से होगा। जहाँ हमारा कोई दिक्कत हमसे नहीं है। हम आपको सब आइए। बताया जा रहा है कि पुलिस एक वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान भाई वीरेंद्र का काफिला रुका और बहस इतनी बढ़ गई कि बात धमकी तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने किसी बड़े विवाद से इनकार किया है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। भाई वीरेंद्र ने एक पुलिसकर्मी को धमकी दे डाली। आरोप है कि भाई वीरेंद्र ने उन्हें जिंदा जलाने और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी उपयोग किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके अलावा कहां कहां हंगामा हुआ आपको बताते हैं। पहले फेज का चुनाव, हंगामा जोरदार। लखीसराय, डिप्टी सीएम की गाड़ी पर हमला, आरजेडी एमएलसी अजय सिंह से भिड़े विजय सिन्हा। पटना, मनेर में आईडी चेक करने पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने दरोगा को धमकाया। भाई वीरेंद्र ने कहा, यहीं आग लगा देंगे। वैशाली, आरजेडी उम्मीदवार के भड़काने पर लोगों ने सीएपीएफ जवानों पर पत्थर फेंके। वैशाली के लालगंज में लगे वोट चोरी के नारे। दरभंगा, सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में पोलिंग एजेंट को धमकी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, पथराव हुआ, 2 हिरासत में। सारण, जैतपुर में मांझी सीट से सीपीआई प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला। सीपीआई प्रत्याशी की गाड़ी पर ईंट, पत्थर, लाठी से हमला। लखीसराय, बूथ कैप्चरिंग की खबर पर एसपी मौके पर पहुंचे। 1 घंटे पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च किया। 10 जिलों में ईवीएम में खराबी आई। पटना साहिब में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर से मतदान कर्मियों की बहस। सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के 8 बूथों पर मतदान का बहिष्कार। नालंदा के 3 बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ा। बिहार शरीफ में 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तो यह था बिहार चुनाव का एक ऐसा दिन जो इतिहास में हंगामे वाले दिन के तौर पर याद रहेगा। चुनावी माहौल में नेताओं का गुस्सा और जनता की प्रतिक्रिया दोनों ही बिहार की राजनीति की गर्मी को दिखा रहे हैं। सवाल बस इतना है, क्या ऐसे नजारे लोकतंत्र की मर्यादा में फिट बैठते हैं? दोनों घटनाओं ने बिहार चुनाव में नेताओं की जमीन से जुड़ी छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या जनता का गुस्सा नेताओं तक पहुंच रहा है, या फिर नेता ही अपने गुस्से से जनता को डरा रहे हैं? लखीसराय में गोबर की राजनीति से लेकर पटना में धमकी की राजनीति तक सवाल बस यही है, आखिर जनता किस पर भरोसा करे? वोट की राजनीति में शालीन तक हो गई है, या फिर यह बिहार की नई सियासी भाषा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
जो कुछ बिहार में हुआ उस पर राजनेता तो चिंतित हो सकते हैं शायद, लेकिन आम लोगों को ज्यादा चिंता है कि वोटिंग वाले दिन जब सेफ्टी सिक्योरिटी के इतने इंतजामों के दावे किए जा रहे थे, तब ये बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे हो गई कि उप मुख्यमंत्री को निशाना बना दिया या फिर किसी विधायक पर हमला बोल दिया, और ये सब पॉसिबल हो कैसे पाया? निर्वाचन आयोग बड़े बड़े दावे कर रहा था इंतजामों के। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चूंकि अब सेकेंड फेज भी नजदीक है तो इंतजामों पर भी बात होनी चाहिए। अनामिका पासवान जी मेरे साथ में हैं, प्रवक्ता बीजेपी। उत्पल वल्लभ मेरे साथ में हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। रवि अरोड़ा जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल अनामिका जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मौजूदा सत्ता में आप लोग हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रही है, लेकिन कल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। देखिए, कल जो हुआ है लखीसराय में वो बेहद ही शर्मनाक है। और आरजेडी के एमएलसी अजय जी तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं हमारे माननीय डिप्टी सीएम को। तो आप सोच सकती हैं कि ये वही जंगल राज वाले लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का एक मन बना लिया है कि हमें तो बस यही हुड़दंग करना है, यही इनका चरित्र है। मौजूदा डिप्टी सीएम की गाड़ी पर तो गोबर, कीचड़ और चप्पल फेंकी गई। आप जानती है सीपीएम विधायक की गाड़ी का शीशा तक तोड़ दिया गया, वो तो बड़ा जानलेवा हमला था। उस पर क्या कहेंगी? देखिए मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी इन्वाइट हो रही है कुछ प्रत्याशियों से, लेकिन जो माननीय डिप्टी सीएम के साथ हुआ है तो आप सोच लीजिए कि वहां पे तो आरजेडी के एमएलसी मौजूद थे और सभी लोगों ने टीवी पर देखा है, चैनलों पे चले हैं, वीडियो वायरल हुआ है। तो वो किस तरह से खुलेआम एक बिहार के उप मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना इनका जंगल राज वाला मन जो है वो अभी तक गया नहीं है। और बिहार की जनता जंगल राज से दूर रहना चाहती है। वो जान रहे थे कि आरजेडी वहां गठबंधन के लोग जो भी खड़े वो हार रहे हैं। हाँ। उसके बाद उनके ही लोगों ने गोबर फेंके हैं, उनके ही लोगों ने चप्पलें बरसाई है। इसकी जांच हो रही है और निश्चित तौर पे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और आपने अभी मनेर का भी दिखाया, तो किस तरह से भाई वीरेंद्र एक पुलिस अधिकारी, तो आप सोच लीजिए कि आरजेडी की क्या मानसिकता हो सकती है। ये कैसे कैसे लोग वहां पे भैया वही अपराध, वही गुंडागर्दी, वही आप समझ लीजिए कि इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल बदला नहीं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप कह रही हैं इनका चाल चरित्र चेहरा बदला नहीं, जंगल राज कायम रखना चाहते हैं, तो फिर भी क्वेश्चन आप पर होगा ना, क्योंकि सत्ता आपकी, पुलिस आपकी, इंतजाम आपके, सिस्टम आपका, और ऐसा अगर होने दिया जा रहा है तो फिर सवालों के घेरे में आप भी आएंगे। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था। उत्पल जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि बार बार आरजेडी की तरफ चीजें जा रही हैं, इसलिए उत्पल जी से पूछ लेती हूँ। उत्पल जी, कल जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? वो भी चुनाव वाले दिन जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर। इससे पहले क्या होता था, छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो आपस में भिड़ जाया करते थे, लेकिन डिप्टी सीएम, विधायक, बड़े बड़े चेहरे निशाने पर। देखिए, तो अनामिका जी पहले ही कह चुकी है कि जांच हो रही है, मतलब जांच कंप्लीट नहीं हुई है और आरोपी तय कर दिए। ये खुद जज बन जाते हैं, ये खुद कार्रवाई करने लगते हैं, ये खुद सब कुछ कर रहे हैं, जांच हो ही रही है। तो कैसे आप तय कर लिए कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मां की गाली की बात हो, बिहार सरकार के हाथ में सत्ता शासन है, गृह विभाग इनके साथ में है, प्रशासन के लोग चला रहे हैं ये, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग से कोई संबंध नहीं है उस व्यक्ति का, बावजूद इसके एक रट्टा लगाए हुए हैं, जिस तरह से गलत जंगल राज का प्रशिक्षण करते हैं। लेकिन जो तथ्य है, जो आंकड़े हैं, वो बिल्कुल इनके खिलाफ जाते हैं। और ये जो सच्चाई है, इसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। जो रिफ्लेक्शन है, ये इनके खिलाफ जो लोगों में आक्रोश है, ये इसका परिणाम है। और आगामी जो 14 तारीख को चुनाव होगा, उसके परिणाम में ये बात झलकेगा। आप देखेंगे कि अभी आपके टीवी स्क्रीन पे बहुत सारी बातें कही गई। बगल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ के सद्भाव को बिगाड़ने के लिए लाया जाता है, लेकिन बिहार के सजग लोग हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं, ना तो जातीय उन्माद में फंसने वाले हैं, ना धार्मिक उन्माद में फंसने वाले हैं। यहाँ ये कोशिश यही की जाएगी, सेकंड फेज के चुनाव में देखिएगा पूरी तरह से ये लोग बाहर से आकर के जहर उगलेंगे। जो अपराध के नंबर 1 एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, उसमें नंबर 1 पर यूपी है, नंबर 2 पे बिहार है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है। ये तीनों भाजपा शासित राज्य है।
अब बताइए जो नंबर 1 पे यूपी है, जिसके मुखिया योगी जी है, अब यहाँ आके प्रवचन देते हैं। वो प्रवचन नहीं देते हैं, असल में यहाँ भी नंबर 1 लाना चाहते हैं वो। लेकिन यूपी को लेकर तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि कैसे जो अपराध का राज था वो खत्म हो गया, माफिया अब डर कर भागते हैं, सरेंडर कर देते हैं, या उनका खात्मा हो गया है। यूपी में तो बहुत चीजें बदल गई हैं। खात्मा हो गया है, अपराध का खात्मा हो गया है। तो बताइए ये मोकामा में क्या हो रहा है, दिन दहाड़े पारस अस्पताल में क्या हो रहे हैं। ये पहले तो झूठा परसेप्शन बनाते हैं जंगल राज का डिफिनेशन इनको देना पड़ेगा, और कहते हैं कि पहले शाम होते लोग घर से नहीं निकलते थे। और देखिए दिन दहाड़े हजारों की भीड़ में AK-47 से निर्मम ढंग से हत्या कर दी जाती है। अभी अनंत जी कही कि जांच हो रहा है, जब जांच हो ही रहा है तो आप आरोप कैसे तय कर दी। अब इसी तरह का मनगठन करते रहेंगे। इनको बताना चाहिए कि ये पिछले 5 वर्ष और 20 वर्ष में क्या किए हैं। ये जो मैनिफेस्टो लागू किए थे उस पर ये कितना खरा उतरी है। नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिला, क्यों 86% युवा मैट्रिक नहीं पास कर सका, ये व्यापारियों के हालात क्यों खराब है, महिला सुरक्षा के नाम पे बालिका गृह कांड जैसे जघन्य कांड सरकारी संरक्षण में होता है, हजारों बालिकाओं के साथ में बलात्कार होता है, कई एक बालिकाएं गायब हो गई, आज तक वो उपस्थित नहीं हो सकी, जिंदा है या मर गई ये भी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सका। और बताइए उस कांड के जो उस विभाग के जो मंत्री थी मंजू सिन्हा जी, उन पर आर्म्स एक्ट का केस चला करके पूरे केस को डायल्यूट कर दिया। ये सारी बात बताना पड़ेगा इनको। ये महिला सम्मान के बारे में क्या कर रहे हैं, ये नौजवानों के रोजगार के बारे में क्या कर रहे हैं, बिहार की उन्नति के बारे में क्या कह रही है। तो इनके पास बताने को कुछ नहीं है अपने 20 साल के काम में। तो पिछले 20 साल के जंगल राज और अपने उत्पात मचा रहे हैं। और देखिए कि टीवी पर वीडियो दिख रहा है, सब कुछ जारी है, बावजूद इसके टेक्नोलॉजी करते हैं। इसका जवाब हम लोग नहीं, बिहार की जनता ये 6 तारीख को दे चुकी है और 11 तारीख को देके इनकी विदाई करके तय कर दी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनता ने विदाई करने की तैयारी कर ली है, और आपका दावा फिर वही है कि जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव अभी हो रहा है। खैर, फर्स्ट फेज में जो वोटिंग परसेंटेज है उसने भी 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन रवि अरोड़ा जी, रिकॉर्ड तो ऐसे भी टूटा है ना, जो घटनाएं अब तक छिटपुट थी वो बड़ी घटनाओं के तौर पर फर्स्ट फेज में सामने आई। जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव का दिन था, तो देश की जनता, खासकर बिहार की जनता जब चुनाव देने जाएगी, वोट देने जाएगी, तो नेचुरल बात है अगर उसे विरोध करना है तो वो अपने मत का इस्तेमाल करेगी और सरकार के खिलाफ जाएगी। अगर चप्पल फेंकने का काम होता है, अगर गोबर फेंकने का काम होता है डिप्टी सीएम पर, तो मुझे लगता है ये सब प्रायोजित था, क्योंकि एक जन भीड़ के बीच में जाके तो पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता, विपक्षी पार्टियों के नेता ऐसा काम करते हैं ताकि एक इमेज बन सके, पूरी स्टेट के एक मैसेज जाए कि कहीं ना कहीं। सच्चाई ये है कि ये जांच करना और इसकी इंक्वायरी करना और यह सुरक्षा देना, ये जिम्मेवारी बनती है चुनाव आयोग की, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सरकार का उसमें रोल बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग इसकी जिम्मेवारी लेता है, क्योंकि चुनाव आयोग को ही कार्रवाई करनी जो भी करनी है, ऐसे में जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, इस बार जिस प्रकार से विपक्ष ने वोट चोरी को लेकर पूरा एक माहौल पैदा किया कि वोट चोरी हो रहा है, 65 लाख वोट कट रहे हैं, तो लोगों को लगा पूरे देश से, जो बिहार के लोग पूरे देश से में रहते हैं, मतलब बिहार से बाहर जाकर काम करते हैं, कुछ दिल्ली में है, मुंबई में है, देश भर में काम करते हैं, वो सभी अपने गृह क्षेत्र पहुंचे, क्योंकि छठ का माहौल था, छठ के बाद चुनाव आ गए, तो ऐसे में सभी गांव में थे और बढ़ चढ़कर चुनाव का हिस्सेदारी, इस महापर्व का हिस्सेदारी की निभाई। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। तो ऐसे में एक सही आकलन, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो अब तक ये कहा जाता था कि चुनाव आयोग को जो है वोटिंग में दिक्कत दे रहा है या किसी एजेंसियों पर इस प्रकार के आरोप लगाए जाते थे, वोट प्रतिशत बता रहा है कि वोट अगर पड़ता है, देखिए जब वोट ज्यादा पड़ता है तो हमेशा सरकार के खिलाफ रहता है, रूलिंग पार्टी के, और कम वोट हमेशा विपक्ष के पक्ष में जाता है। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लोग गांव पहुंचे और उनको लगा कि हमारा वोट कटना नहीं चाहिए और हमें, क्योंकि ऐसा ही हुआ है तो ऐसे में हमें वोट देना जरूरी है, लोगों ने दिल से दिल खोल के वोट दिया। तो ऐसे में वो हिस्सेदारी की, वो निभाई और समय पर वोट दिया उन्होंने। और इसको मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मुझे लगता है कि क्योंकि बैकफुट पर आ चुका था विपक्ष, क्योंकि जो दावे किए गए थे कि वोट चोरी हो रहा है,
और ऐसे में अगर वोट चोरी हो रहा था तो अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि वो वोट डालने गए और उसका नाम कटा हुआ हो। मतलब साफ है कोई ऐसी नहीं, ऐसा तो आया था, ऐसा तो आया था। एक महिला थी जो कह रही थी कि पर्ची मांगी गई, एक युवक थे जो कह रहे थे पिछली बार मैंने वोट डाला था, इस बार जब मैं गया तो मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। ऐसे भी केसेस थे, मतलब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखेंगे तो ऐसी भी चीजें बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति अच्छा, मैं बस एक बिहार रिक्वेस्ट है, आप लोग जब बोलें तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। अभी शायद आवाज एको कर रही है, तो आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। जब आपकी बारी हो तो बोलिएगा। हाँ, रवि जी कुछ कह रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में रह रहा है, कोई बिहार का रहने वाला है, तो दिल्ली में उसका वोट बन चुका है, और अगर वो दावा करता है कि मेरा यहाँ पे वोट है तो मेरा वोट नहीं आया, तो ने जो बताया SIR की रिपोर्ट के अंदर जब वो पूरी जांच की जाती है कि किस प्रकार से 1 महीने का टाइम था, अगर आपका वोट, यानी आप वो कह रहे हैं कि जो 1 महीने का टाइम था उसमें 3 बार ये बोला गया था बार बार नोटिस देकर कि अगर किसी का भी नाम यहाँ पर मिसिंग है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आकर बात कर लीजिए, तो उसे ठीक कर दिया जाएगा, दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अच्छा, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब जिसकी बारी हो वो बोले, अपने आप को अनम्यूट करके और म्यूट कर लें अदरवाइज, क्योंकि आपके पीछे शायद कहीं बैकग्राउंड में टेलीविजन चल रहा है या फिर कोई शोर आ रहा है ना। अनामिका जी, अभी मेरा सवाल आपसे है, आप एक तो रिएक्ट करना चाह रही थी ये SIR की प्रक्रिया को लेकर, साथ ही साथ बिहार में ये जो कुछ हुआ ना पिछले कुछ दिन में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल हुआ, साथ ही साथ ये जो एक के बाद एक हत्याओं की घटना सामने आई, जंगल राज तो हुआ करता था ना अकॉर्डिंग टू यू एंड NDA, फिर अब कैसे हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, जंगल राज तो खत्म हो गए, लेकिन जंगल राज के जो लोग हैं ना, आज भी वो बिहार में ही मौजूद हैं, बिहार से बाहर नहीं गए हैं, और ये लोग इतने हताशा में हैं कि हम हार रहे हैं, ये लोग जान रहे हैं। RJD वाले, महागठबंधन वाले को पता है कि NDA की सरकार बन रही है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा, यहाँ के वृद्धजन, यहाँ की बच्चियां जानती हैं कि आज हम जिस बिहार में खड़े हैं वह सुरक्षित है, वह हमें सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है और सम्मान भी प्रदान कर रहा है। इनके समय में अभी उत्पल जी बोल रहे थे, ये याद कर लेना अपना समय, ये कहते हैं क्या विकास हुआ, तो लगता है कि इन्हें रतौंधी नहीं दिनौंधी हो गया है, इन्हें दिन में दिखाई नहीं देता है कि क्या विकास हुआ है बिहार का। इनको दिख नहीं रहा कि मेट्रो चल रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बन गए, 4 लाइन 6 लाइन सड़कें इनको दिख नहीं रही है। इनको दिख नहीं रहा है कि इनके कार्यकाल में जो 55 बरस कांग्रेस और महागठबंधन का कार्यकाल था, उसमें 14,468 किलोमीटर सड़क थी, और आज हमने 20 वर्षों में उसे लगभग दुगना लाकर 26,000 पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्हें ये नहीं दिख रहा है। इनके समय में पूरे कांग्रेस और मैं दोनों के कार्यकाल को जोड़ के बोल रही हूँ, 2000 उच्च विद्यालय थे, हमने आज 10,000 उच्च विद्यालय बनाए, इनको ये नहीं दिख रहा है। हमने ITI सेक्टर में कितने कॉलेज खोले, इनको नहीं दिख रहा है। हमने पहले मैं बता दूं आपको, इन दोनों ने, मतलब RJD और कांग्रेस ने कभी भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया बिहार में। सिर्फ 2 कॉलेज जो अंग्रेजों ने बनाया था और 4 कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाया था जो जननायक थे। उसके बाद हम लोगों ने 15 बनाए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और 21 में कार्य चल रहे हैं। तो इनसे पूछिए ना कि आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले भैया, इतना हल्ला हंगामा करते हो यहाँ पर आकर। अरे भाई, बिहार की जनता को निर्णय देने दो, क्योंकि बिहार की जनता को तय करना है कि किसको हमें। लेकिन वो लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि जनता के साथ भी तो खिलवाड़ हो गया SIR के नाम पर, जो उनके वोटर्स थे, खासतौर पर जो उनके वोटर्स थे उनके नाम कट गए हैं, वोट चोरी हो गया, ये भी तो आप बार बार सुन रही हैं। देखिए, किसी का नाम नहीं कटा। मैं बता रही हूँ कि मैं भी वोट देने गई थी पूरे परिवार के साथ, और मेरी एक बहन का उस वोट पर अनामिका जी नाम नहीं था। अभी बोलिएगा अनामिका जी। हाँ, उत्पल जी अभी बोलिएगा, आप ही की बारी है, उन्हें बोलने दे पहले, उन्हें बोलने दे पहले। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरी बहन ने आप झूठ नहीं बोलेना, नहीं, आप झूठ का पर्दाफाश कर दीजिएगा ना, आप झूठ का पर्दाफाश कर दीजिएगा ना। थोड़ा सा रुकिए उत्पल जी, थोड़ा सा रुकिए। नहीं, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा रुकिए। उत्पल जी, अभी आपकी बारी आ रही है, बोलिएगा। अभी आपकी बारी आ रही है, बोलिएगा। अभी शांत प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अभी शांत। मेडिकल कॉलेज छपरा कब खुला? अनामिका जी, कुछ जानकारी है आपके पास? जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज कब खुला छपरा? हम तो बोल दिए, आप बताइए ना। मैं तो आप ही से पूछ रही थी ना। नहीं, कब खुला बताइए ना। मैंने बोला कब खुला? आजादी का पहले
आजादी के पहले जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज खुला किसने बनाया था? किसने और ये बनाया था? 15 मेडिकल कॉलेज के नाम बता सकती है आप? टीवी पे आती है, कुछ भी बोल देती है, शर्म नहीं आता झूठ बोलने में? इतनी बेशर्मी झूठ बोलने में होता है? बेशर्मी कहाँ से लाते हैं आप लोग? बेशर्मी कहाँ से लाते हैं आप लोग? इतने बेशर्म कैसे हो जाते हैं बोलने से? आपने कहा ना, आप 15 मेडिकल कॉलेज के नाम बोलिए, आप 15 मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए जो आपने खुलवाया है। अभी आप अपनी बारी पर बोलिएगा उत्पल जी, अभी आप अपनी बारी पर बोलिएगा, पहले उनको सुन लीजिए, पहले आपको सुन लीजिए। हाँ ठीक है उत्पल जी एक सेकंड ना, एक सेकंड रिक्वेस्ट है उत्पल जी, मेरी रिक्वेस्ट है शांत हो जाइए, उत्पल जी शांत हो जाइए, वो फीमेल है ना, फीमेल है, 1 मिनट बोलने दीजिए ना, रेस्पेक्ट कीजिए थोड़ा सा। हाँ अनामिका जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप रिवर्ट कीजिएगा, अभी टाइम है मेरे पास, है ना। उत्पल जी शांत, फिर मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, आप दोनों का ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, मेरी मजबूरी होगी मेरी। प्लीज मैं आप दोनों को शांत रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अपना बताइए ना, इसने क्या चोरी किया है वो जनता तय कर लेगी, ठीक है? इलेक्शन अभी चल रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, टेम्परामेंट लूज मत कीजिए। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। अरे आप सब लोग टीवी पर बैठे हैं भाई, आप सब लोग टीवी पर बैठे हैं, शांत हो जाइए, टाइम खराब हो रहा है, है ना, टाइम खराब हो रहा है। चीखने चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। आप सभी शांत रहिए, आप शांत रहिए। ये आपको शोभा नहीं देता। ये कोई गली नुक्कड़ की कोई लड़ाई नहीं है ना। आप सभी शांत रहिए, मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ रहा है नेशनल टेलीविजन पर, इस तरह की बहस अच्छी नहीं लगती। आप सभी शांत रहिए और मुझे अभी एक रिपोर्ट चलानी पड़ेगी क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं, वरना मैं आप ही से बात करती। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी भिड़े। विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह में जो बहस हुई उसको लेकर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी पहुंचे थे, अमितेश ने जायजा लिया। जरा देख लेते हैं रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है और दरअसल इस वक्त हम बिहार के लखीसराय के खुरियारी गांव में मौजूद हैं और ये पोलिंग बूथ है। देखिए जो केंद्रीय सुरक्षा बल के नेतृत्व में जो ईवीएम है वो पूरी तरीके से सील हो चुका है और तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और दरअसल ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर जो हमले की बात कही जा रही है वो घटना स्थल लखीसराय का यही वो गांव है जहां पर उनके ऊपर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनके ऊपर जूता चप्पल से लेकर गोबर तक फेंके। उसके बाद से जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है उन्होंने स्थानीय पुलिस कप्तान के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया है। और अब जो मतदान प्रक्रिया वो खत्म हो गई है, जो ईवीएम है वो उसको सील करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। हालांकि जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पे आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो पूरी तरीके से पहले चरण का जो मतदान है वो खत्म हो गया है। लेकिन लखीसराय में आज हुए इस पूरे हादसे ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो गुस्से में हैं, नाराज हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से इसी जगह पे जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा वो यहाँ पे आए थे, उसके बाद से उनकी गाड़ियों पे हमला किया गया और स्थानीय लोग अभी भी देर शाम को भी पूरी तरीके से गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों ने विरोध किया, हम लोग सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं हमले की बात सरासर गलत है। लोग गुस्से में हैं और पूरी तरीके से देखिए तस्वीरों में ढेर सारी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सड़क जो है उसकी मांग कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि सड़क की मांग को लेकर हम लोग विरोध कर रहे थे, जिसके बाद से पूरा वाकया हुआ। क्या हुआ था, विजय सिन्हा के जो डिप्टी सीएम है उनके ऊपर आप लोगों ने हमला किया है? नहीं सर, उनको ऊपर कोई हमला नहीं किया गया है। उनको ऊपर जो है संविधान के रूप से विरोध किया गया है। उसके बाद कोई बच्चा उच्चा गोबर उबर फेंका होगा, उसका कोई ये नहीं देखा नहीं है कि कौन फेंका, नहीं पत्थर उतर के कोई पहरार नहीं हुआ उनको ऊपर। मेन आक्रोश था कि गली
और सड़क और पानी का विरोध था, समझ गए, और कोई विरोध था नहीं। जो वादा किए तो पूरा नहीं किया, इसके ऊपर विरोध था, उनके ऊपर और कोई विरोध नहीं था। ये कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा की तरफ से भी आप लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने धमकी दी है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्या कुछ हुआ? बुलडोजर की कार्रवाई होगी इसकी धमकियां उन्होंने नहीं दी। वो साफ तौर पर ये बोले कि यहाँ उपस्थित, इस गांव में उपस्थित आरजेडी कार्यकर्ता बट भी यूज नहीं किए। वो बोले यहाँ के गुंडा, आरजेडी गुंडों के छातियों पे बुलडोजर चलाएंगे। एक प्रतिनिधि के रूप में उनके भाषा ये नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो आरजेडी के गुंडे थे उन्होंने हमला किया, तो आप लोग आरजेडी के गुंडे हैं? आरजेडी नहीं, मैं कानून साहू। मैं कानून साहू, मैं किस लिए करूंगा विरोध? वो उसका लिए सम्मान था, लेकिन वो जैसे आया था फिर नहीं गल बना, फिर आगे बढ़ा कि और दंगा हो तभी तो जैसे वहां से तो घुर गया था, अब फिर दोबारा आया फोर्स के लेके कि और दंगा हो जाएगा, किसी को कपार फूट जाएगा, किसी के पुलिस के कुछ हो जाए, कांड हो जाए, उसीलिए फिर आया फिर अंदर कि कुछ कांड हो जाएगा, फिर पब्लिक दिल्ली में न्यूज सुनेगा, फिर बंद कर देगा, फिर बीजेपी का फिर कहेगा कि ऐसा कर दिया, आज रेडी रोज बस। तमाम महिलाएं भी यहाँ पे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने डिप्टी सीएम के ऊपर हमला कर दिया, आप लोगों ने ये कहा जा रहा है, क्या हुआ था? क्या हुआ था ये कि हमको गांव में गली न है, रोड न है, शादी ब्याह नहीं होता है, कुटुम कुल घूर जाता है, बरसात के दिन आता है तो कपड़ा उठा के चलता है, लेटा जाता है। अच्छा, वने से कि मैं आया है विजय सिंह, तो गांव देने गया है, गांव देने से गया है विजय सिंह, तो उन्हें से घूरता है विजय सिंह, तो की कहता है कि छाती पर डोजर चला देगा। तो एगो अथी घोंसा में गुंडा सब है, घोंसा में सद गया, लोहरा में सद गया, बरहिया में सद गया, अब गुंडा है यहाँ खुरियारी में, तब खुरियारी में भी सधा देगा, ऐसा बात बोल के। अच्छा, बच्चा सब जो कहता है देने लगा, खराब गाली देने लगा तो कौन सहेगा? अच्छा, बच्चा सब जो कहता है मुखिया मैनेजर हो तो गाड़ी देवे खो तोहरा कि तो बढ़िया तो बात करबो। अच्छा, गोबर वोट मांगो है तो बढ़िया से कि गाड़ी दे के मांगो है। पकड़ के बच्चा सब खाली गोबर बिकता है, थोड़ा बुतरू है, छोटा वो सब बिकता है, बड़ा आदमी कोई नहीं बिकता है। यहाँ बदलाव कर दिया झूठो की वोट में कुलो यादव मना कर दिया है, नहीं सब वोट की में नहीं देना जाता है। वहाँ स्कूल में खुरियारी गाँव है। पार्टियों से खास मेहमान तो जुड़ते ही है, लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट चलाना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आम लोग बोलते हैं, आम लोगों की जो आवाज़ है वो हम चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं और खासतौर से अपने मेहमानों तक भी पहुंचाते हैं। अच्छा, अनामिका जी इससे पहले बोल रही थी, उत्पल जी आपको बड़ी आपत्ति कुछ चीज़ों पर थी, कुछ क्लियर करना चाहेंगे या फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे क्या? उत्पल जी मैं कह रही हूँ कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे क्या? नहीं, अच्छा, अनामिका जी अभी शांत रहिए, आप पहले बहुत बोल लिया आप, एक मिनट, उत्पल जी अभी रिएक्ट कर लें। हाँ, उत्पल जी से शायद कनेक्शन हमारा टूट गया है, दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो तस्वीरें दिन भर में सामने आई वोटिंग वाले दिन, वो आपत्तिजनक थी, वो सवाल पूछने वाली थी, वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछ रही थी, चुनाव से जुड़े इंतजामों को लेकर सवाल पूछ रही थी, और जब इस तरह की चीज़ें हुई तो फिर बिहार के लोगों में सवाल उठने लगे। उन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, उन्हीं सवालों को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स भी तैनात रहे, लोगों से देर रात तक बात भी होती रही। लोगों को ये तस्वीरें कतई भाई नहीं है, और जिसने गुस्से में आकर टेम्परामेंट लूज करके गलत भाषा का इस्तेमाल किया, वो नेता भी लोगों को पसंद नहीं आए। अच्छा, इसमें अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता थे, उसमें डिप्टी सीएम का भी जिक्र हुआ, जिन्होंने कहा छाती पर चढ़कर बुलडोजर चलाएंगे। तो भाई वीरेंद्र और जो बाकी नेता हैं वो भी भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए, डराते धमकाते और हड़काते हुए नजर आए। जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी नहीं होती ना अनामिका जी? अनम्यूट कर लीजिए खुद को आप। जनता मालिक होती है और जनता ही सरकार को चलती है। उनका गुस्सा भी सर आंखों पर है हमारे। अगर उनसे कोई गलती होती है तो हमें तुरंत क्षमा करनी चाहिए जनता से। और इनका आपने सुना होगा, जो डिप्टी सीएम का गुस्सा था वो किस पे था? आरजेडी की एमएलसी थी, अंग्रेज थी, उन्होंने बहस की है
और इसी तरह में मैं कहता हूं कि कोई भी जब जनप्रिय नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई विकास का काम छूट जाता है और निश्चित तौर पे छूट जाता है। तो उसे पूरा नहीं करते, तो जितना जो गुस्सा होता है जनता का वो भी झेलना हमारा काम है और हम झेलते भी हैं। लेकिन इसका फायदा उठाकर जिम्मेदारी दल के लोग जब पर भेजने का काम सभी हम जनता ने कहा हमने कोई फैसला की हमने सफल नहीं देंगे तो चक्कर किससे चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और इससे जनता कभी इतना इसकी करने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि लखीसराय के लोकप्रिय नेता है हमारे डिप्टी सीएम है आदरणीय विजय सिन्हा जी, और जनता के बीच वो बहुत ही साधारण तौर पे मिलते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी का काम करते हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं, लखीसराय के आसपास की ही रहने वाली हूँ और मैंने देखा है कि उनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। हो सकता है इस क्षेत्र का लोग छूट गया हो और पब्लिक के पास नाराजगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरजेडी के लोग उसके आएंगे बीच में घुसकर और बदलाव करेंगे। जबकि देखिए अभी चुनाव चल रहा है और सारा पावर चुनाव आयोग के पास है। अब सरकार में जरूर है, लेकिन हमारे पास अभी कोई पावर नहीं है। और जिस तरह से अभी आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि शासन आपका तो ये सोचना चाहिए। ठीक है, आप बार बार आरजेडी का जिक्र करती हैं, लेकिन फिर मैं तो क्या बिहार के लोग भी ये पूछते हैं कि जब आरजेडी सत्ता में है नहीं तो उन्हें किसी चीज के लिए कसूरवार ठहराना कहाँ तक सही हो सकता है? सिस्टम आपका, पुलिस आपकी, सत्ता आपकी, तो चीजें कंट्रोल में भी आपके रहनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग से भी सवाल होता है जो तमाम इंतजामों की बात करते हैं। अच्छा, चूंकि अब टाइम कम है, अनामिका जी प्लीज आप शांत रहिएगा। उत्पल जी अभी जुड़ गए हैं दोबारा से। उत्पल जी, जो सिचुएशन अभी हमने बिहार में फर्स्ट फेज में देखी, सेकंड में ना हो उसके लिए आपकी अपनी तैयारी क्या है? क्योंकि ये बार बार आरजेडी का नाम ले रहे हैं और कल विजय सिन्हा भी कह रहे थे कि ये आरजेडी के गुंडे हैं जिन्होंने हमला किया है। देखिए आपको मैं समझाता हूँ, ठीक से समझ लीजिए आप। हाँ। प्रधानमंत्री जी की मां को गाली के नाम पर बिहार के जो गप है चुनाव के पहले जो बिहार के लोगों का गप होना चाहिए, जो मुद्दा होना चाहिए, उसको ये लोग डायल्यूट करने के लिए सब मुद्दा उठाते हैं। क्योंकि सत्ता शासन में ये लोग हैं, प्रशासन में ये लोग बैठे हैं। प्रशासन के लोगों ने यह तय कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस से उन गालीबाजों का कोई संबंध नहीं। बावजूद इसके 1 महीना 2 महीना तक ये लोग प्रधानमंत्री जी को मां को गाली दिए, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिए, छठी मैया का अपमान किए। ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि बिहार के नौजवानों को नौकरी ये लोग क्यों नहीं दे सके, इस पर बात और बहस और विमर्श नहीं हो सके। मैं भी और विपक्ष के लोग भी इसी बात में फंसा रहे। ये इसलिए इस मुद्दा को उठाते हैं, ऐसे मुद्दा को, ताकि जो किसानों के साथ न्याय नहीं हो सका इस पर बात नहीं हो सके। ये इसलिए मैं मुद्दा को उठाते हैं ताकि जो महिलाएं हैं उनके मान सम्मान पे बात नहीं हो सके। तो ये मुद्दा को डाइल्यूट करने के लिए करते हैं। हम फिर इनसे सवाल करते हैं, ये जवाब दें कि प्रधानमंत्री जी की मां को किसने गाली दिया था, सत्ता शासन में है। दूसरी बात ये कहे कि 15 मेडिकल कॉलेज खुला, तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि 15 मेडिकल कॉलेज बिहार के लोगों को बता दीजिए, बिहार के लोग जान जाएंगे। अगर आप जानती है तो बता दीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, बता नहीं पाएंगे। इसमें तिलमिलाने की बात बोल रही है। आप रुक जाइए। अच्छा एक बात और आप दोनों को ही शांत करके एक बात और मैं बोलना चाहूंगी। कल जब विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ था ना, जब वो तस्वीरें आई ही थी, हमला हुआ, हमले में क्या था, गोबर था, कीचड़ था, चप्पल था, जो आम लोग गुस्से में कई बार दिखा सकते हैं या फेंक सकते हैं। फिर मैंने वहां की सड़क देखी, सड़क पर बड़ा कीचड़ था, बड़ी गंदी सी थी, पानी भरा हुआ था, और टूटी सड़क का विरोध करते हुए लोगों ने विजय कुमार सिन्हा का घेराव कर दिया। अनामिका जी, जब विकास के दावे बड़े बड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास के लिए एनडीए को दोबारा चुनिए, तो ये विकास दिखता क्यों नहीं है? फिर तस्वीरें ऐसी क्यों होती हैं, कीचड़ वाली सड़कें? आपको ये बताना चाहता है पहले भी जोड़ने का प्रयास किया है और हर गांव में हमने सड़क और बिजली पहुंचाया। लेकिन आज भी मेरे गांव में अनामिका जी, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है आपकी ना ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। बोलिए कुछ। अब ठीक आ रही है? हाँ ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वही लालू यादव जी की पार्टी से
नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई है आपकी साइड से ना, ऑडियो में कुछ गड़बड़ हो गई है। एक काम करती हूँ, उत्पल जी से मैं पूछ लेती हूँ। उत्पल जी, विकास में क्या बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं आता क्या? बिहार की दिशा दशा क्यों नहीं बदलती? आपकी पार्टी ने भी लंबे वक्त तक राज किया, इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए, आप जो विकास का जो पैमाना है, जहां से लालू प्रसाद यादव जी ने सत्ता संभाला और जब फिर लालू प्रसाद जी के बाद राबड़ी देवी जी जब छोड़ी, तो आप देखेंगे कि जो बजट का आकार क्या था और क्या क्या बिहार में जो संभावनाएं थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या स्थिति थी, तो उस पैमाने पे अगर देखेंगे तो उस दौर में विकास, एक बढ़िया विकास हुआ था। आप बताएं तो आप 1800 करोड़ का बजट से शुरुआत हुआ था। पीपी बोर्ड जैसे सड़कें की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी व्यवस्था नहीं थी ना सरकार में, टोल जैसी व्यवस्था नहीं थी, बिजली के जो आप इस तरह के जो पीपी मोड में हर एक सरकारी व्यवस्था पीपी मोड में चल रही है, सड़कें भी कंपनियां बना रही है और बाद में टोल के माध्यम से उछल रही है। उसके बाद कर्ज की मैं बात करता हूँ, विदेशी कर्ज और बाहर से कर्ज लेने का प्रावधान नहीं था राज्य सरकार को। आज राज्य सरकार बाहर से कर्ज लेती है क्योंकि उस समय वो नियम नहीं थे, और सबसे ज्यादा कर्ज भी लेके बैठी है बिहार सरकार। जब हम लोग सत्ता छोड़े थे उस समय 4400 प्रति व्यक्ति का कर्ज था, आज 45,000 है। तो ये सारे पैमाने को आप देखेंगी तो उस समय के सत्ता शासन से आज की सत्ता शासन जो है ना, वो बहुत गड़बड़ स्थिति में है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, 86% बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर सके हैं। अब कौन सा विकास का यह मॉडल है? अब 54% महिलाएं अनीमिया के शिकार है, खून की कमी जैसे, कुपोषण जैसे बीमारी से ग्रसित है। ये कौन सा विकास का मॉडल है? तो जो मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो ये कौन सा विकास का मॉडल है? आप खुद स्वयं कहते हैं कि आप 80% लोगों को 5 किलो अनाज पर डिपेंडेंट है, तो ये कौन सा विकास का मॉडल है? ये खुद ये आंकड़े जो है ना अपने आप को काटती है। तीसरी बात मैं कहता हूं, जो अनामिका जी से आपने सवाल किया था, आप जो कह रहे हैं लोकतंत्र वोट से चलेगा और विरोध का बहुत सारे तरीका है, हिंसक तरीकों का हम समर्थन नहीं करते हैं। चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जात समूह के संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी हो, हिंसा का कोई जगह लोकतंत्र में नहीं है। आप देखेंगे कि किस तरह से बाहर के जो दूसरे राज्य से आए हुए भाजपा के नेता होंगे, केंद्र से आए हुए जो भाजपा के नेता होंगे और बिहार से जो भाजपाई नेता होंगे, वो किसी की छाती पे बुलडोजर चलाने की बात करेंगे, किसी को रौंद देने की बात करेंगे, सारे हिंसा और हिंसक बात यही करते हैं, किसी समुदाय को पूरी तरह से खत्म कर देने की बात करेंगे। मैं कुछ ऐसे शब्द नहीं लिया जा सकता, ऐसे शब्द इनके शीर्ष नेता लेते हैं। ये लोग हिंसा की बात करेंगे, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनको वोट तंत्र में विश्वास नहीं है। ये इन्हीं का सारा परिणाम है। मैं कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह के हिंसक घटनाओं का हम विरोध करते हैं। कई समर्थन नहीं, हमारे पास हथियार है वोट का, वोट से लोग जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो शर्मनाक होती है। अनामिका जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ, बोलना चाह रही हूँ कि मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, इतना बोल लिए, इनसे जरा पूछ लीजिए, अभी ये कह रहे बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पाए, तो लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पत्नी दोनों मुख्यमंत्री थे, तो फिर तेजस्वी जी क्यों नहीं पास कर पाए मैट्रिक? बता सकते हैं आप? तेजस्वी जी की चिंता आपके पास जवाब नहीं है। नहीं है अनामिका जी, जवाब है ना। तेजस्वी जी के जैसे 86% युवा मैट्रिक नहीं पास किए हैं। आपको सिर्फ तेजस्वी जी की चिंता है, लेकिन वो 86% बच्चों की भी चिंता आपको करना पड़ेगा। अनामिका जी आपके जो गुंडे हैं ना, 86% बच्चे क्यों नहीं पास किए? प्रधानमंत्री क्यों नहीं मैट्रिक पास किए? आप इस बात में मत फंसाइए हमको। बिहार के 86% बच्चे वो बच्चे हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चीजें है ना, अब यहाँ पर पर्सनल हो रही है। वो तेजस्वी को लेकर पूछ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को लेकर पूछ रहे हैं, अब यहाँ पर पर्सनल हो रही है चीजें, यहाँ पर पर्सनल हो रही है चीजें। आम लोगों की बात हो जाए, आम लोगों की बात हो जाए, आम लोगों की, आम जनता की जो वोट डालने के लिए पहुंचे थे, वोटर्स की, आम लोगों की, प्लीज आप दोनों बात कर लें। तेजस्वी और मोदी से ना ही बात करें आप।
दोनों की डिग्रियों को लेकर और दोनों की पढ़ाइयों को लेकर बात हो रही है। यही दिक्कत हो जाती है। हम लोग ना एक दूसरे पर छीटाकशी करने के चलते, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के चलते हम बेसिक चीजें भूल जाते हैं, हम आम लोगों को भूल जाते हैं जिन्हें सबसे ऊपर रखना चाहिए। इन्हीं के बीच में गए थे आप लोग वोट मांगने के लिए। बहरहाल आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। अनामिका जी, उत्पल जी, साथ ही रवि अरोड़ा जी भी जुड़े थे, इस डिस्कशन में साथ में रहे। बिहार में जो कुछ फर्स्ट फेज में हुआ है वो सेकंड में नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी हर किसी को तय करनी होगी, इसीलिए सवाल हमने भी पूछा। छोटा सा ब्रेक।